प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो ऑफिस में काम करती है और दूसरे ही दिन उसका नया बॉस आने वाला होता है। तो लड़कियां उसे बताती हैं कि आप इतनी खूबसूरत हो, सच सबर कर रहा करो, देखो बॉस पर इम्प्रेशन झाड़ो तो भी आगे बढ़ोगी। जब उसका बॉस आता है तो देखिए उसके साथ क्या होता है आज की कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। अभी तुम्हें पता है कल ऑफिस में नए बॉस आ रहे हैं। यही बात तुम मुझसे सुबह से 4 बार बता चुकी हो सृजा, फिर भी तुमने एक बार भी मेरी बात पर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। कल उनका ऑफिस में पहले दिन है, जरा ढंग से बन सवर कर आना। पहला इम्प्रेशन आखिरी इम्प्रेशन होता है। उसकी बात सुन अभी चुप रही। उसे पता था कि वह पलट कर कुछ नहीं बोलेगी, फिर भी अपनी बात कहकर सृजा ने मन हल्का कर लिया। तुम इतनी सुंदर हो, अपने आप को संवार कर क्यों नहीं रखती हो? तुम सब जानती हो फिर भी ऐसी बात पूछ रही हो। समय के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता अभी। जो पीछे रह जाते हैं उन्हें तो दुनिया से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने आप को बदलना ही पड़ता है। बस अब चुप हो जा, ज़्यादा उपदेश मत दे, अभी बोली। तो वे दोनों मुस्कुरा उठी। सृजा और अभी में आपसी समझ बहुत अच्छी थी। सृजा अपने आप को जमाने के अनुसार अपडेट रखती थी। अभी को इससे कोई मतलब न था। पिछले 5 साल से वह इस ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन आज भी यहाँ के माहौल में अपने को ढाल न सकी। उसे दुनियादारी से कुछ लेना देना न था। ऑफिस वाले उसके व्यवहार को लेकर टीका टिप्पणी करते रहते, वह पलटकर कभी जवाब न देती। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद वह घर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके रहन सहन के तरीके के नए बॉक्स के आने का क्या लेना देना है। वह जैसा है ठीक है, अपना काम तो बड़ी लगन से करती है, और सच पूछा जाए तो वह अब श्रृंगार करे भी तो किसके लिए। उसके पति विशाल को गए हुए पूरे 6 साल हो गए थे। उनके जाते ही उनकी ज़िंदगी एकदम से बदरंग हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विशाल उसे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। कितना प्यार करते थे वे उससे। उसकी हालत देखकर उस वक्त सजा ने ही उसे सुझाव दिया था, अभी तुम ऑफिस में नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दे दो। हो सकता है बॉस तुम पर रहम खाकर विशाल की जगह नौकरी पर रख ले। कब तक उसकी याद में ऐसे ही आंखें भिगोती रहोगी? उसकी बात अभी को ठीक लगी और उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। विशाल एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार इंसान थे। ऑफिस में किसी को उनकी शिकायत न थी। उसके पति की सब इज्जत करते थे। उसकी वफादारी को देखते हुए बॉस ने अभी को नौकरी दे दी। वह अपने काम से काम रखती थी। बाकी ऑफिस में क्या हो रहा है यह सारी खबरें सजा ही उसे लाकर देती थी। उसका बेटा पावस 15 बरस का हो गया था। विशाल अपने पीछे इतना पैसा छोड़ गए थे कि बेटे की परवरिश ठीक से हो सके। उसके सपने को पूरा करने के लिए उसके बेटे को एक अच्छे हॉस्टल में भेज दिया था। विशाल के जाने के इतने बरस बाद आज उसने अपने आप को दर्पण में बड़े गौर से देखा था। चेहरे पर थोड़ी प्रौढ़ता आ गई थी और बालों में भी हल्की सी सफ़ेदी, जिसे उसने ढकने का प्रयास कभी नहीं किया। रजा के इतना कहने पर उसने विशाल की पसंद की गुलाबी साड़ी बरसों बाद पहनी थी। बालों पर मेहंदी लगाकर उन्हें करीने से बांध लिया और चेहरे पर हल्का मेकअप कर ऑफिस आ गई। उस पर नज़र पड़ते ही सृजा बोली, आज बहुत सुंदर लग रही हो। अभी ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्करा दी। आज सभी कर्मचारी वक्त से पहले ऑफिस पहुंच गए थे। ठीक 10 बजे वो ऑफिस बॉस आए। सृजा ने आते ही उन्हें फूलों का बुके थमा दिया। सबसे पीछे अभी खड़ी थी। सृजा ने उनका परिचय कराया तो बदले में एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही बॉस विवेक चौंक गए और बोले, आप यहाँ? अभी ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे लगा कि शायद उसने उन्हें पहले कभी देखा है। अभी से कोई उत्तर न पाकर विवेक अपने केबिन की ओर बढ़ गए। तो औपचारिकताएं समाप्त होने के बाद उन्होंने चपरासी को भेजकर अभी को अपने रूम में बुला लिया। मैं आई कम इन कहकर वह कमरे में आई। आपको यहाँ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है मिसेज विशाल को आपको याद है? मैं उसी कॉलोनी में रहता था जिसमें आप रहते थे। आपके ठीक सामने वाला घर मेरा था। अभी ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आ गया, तब मैं आपका नाम तक नहीं जानती थी। मैं और विशाल इसी ऑफिस में काम करते थे। विशाल ने कभी आपसे परिचय नहीं कराया। आपको यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा। एक राह एक्सीडेंट में 6 साल पहले विशाल हमें छोड़कर चले गए। ऑफिस वालों के अनुरोध पर मुझे यहाँ नौकरी मिल गई। आपको बॉस की कुर्सी पर देखकर अच्छा लगा। इसका मतलब अब आप अकेली रहती हैं। परिस्थितियों को आगे किसका बस चली है? मैं जा सकती हूँ सर? अभी ने पूछा तो विवेक ने उसे जाने की इजाज़त दी। वह उन्हें देखते ही भूल गए थे। आज उनका ऑफिस में पहला दिन है और उन्हें कुछ ज़रूरी मीटिंग लेनी है। अभी अपने केबिन में आ गई। सृजा ने पूछा, तुम जानती हो वर्षों पहले ये हमारे फ्लैट के ठीक सामने रहते थे। यह तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, सृजा बोली। तो अभी ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। पूरा दिन नए बॉस के आने की गमागमी में निकल गया। शाम को घर आकर अभी विवेक के बारे में याद करने लगी।
तब कितने दुबले पतले और शर्मीले हुआ करते थे विवेक। शायद उसे वह अच्छी लगती थी, इसीलिए जब भी मौका मिलता बालकनी में खड़े होकर उन्हीं के घर की तरफ देखा करते। कभी अभी से उसकी नज़र टकरा जाती तो वह अपनी नज़रें झुकाकर झट से कमरे में घुस जाती। मीटिंग निपटाने के बाद विवेक घर आए। उनके आमने सामने जब अभी का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। कितनी सुंदर और मासूम थी अभी। उसे भी अभी जैसी पत्नी की चाह थी। उसने विशाल से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन विशाल ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। अब की सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू किया था कि विशाल के ऑफिस जाते समय सारे काम छोड़कर उसकी एक झलक देखने बालकनी में आ जाता। अभी इस बात से अनजान थी। पड़ोस में रहने राह चलते कभी अभी से उसकी आंखें चार हो जाती तो अभी हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाती। अभी ने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद विवेक बेंगलुरु चले गए। काम के प्रति समर्पण की बदौलत वे लगातार तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। कुछ समय बाद साथ में काम करने वाली निकिता से उनकी अच्छी पहचान हो गई। पहचान प्यार में बदली और फिर वे हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। विवेक अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश थे। पति पत्नी नौकरी करते हुए अपनी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजार रहे थे। आज अचानक ऑफिस में अभी को देखकर विवेक पुरानी यादों में खो गए और उनके सामने मासूम दुबली पतली सुंदर सी अभी का चेहरा साकार हो गया। उसके बर्ताव में उसे ज़्यादा अंतर महसूस नहीं हुआ। नौकरी करने से उसके व्यवहार में खुलापन आ जाता तो वह उससे भी ज़रूर कुछ पूछती, पुराने परिचय पर खुशी का इजहार करती, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा और न ही अपना पहचान आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक हफ्ते में सब कुछ सामान्य हो गया। जाते जाते जब उनकी नज़रें टकरा जाती तो वह बड़ी अभिशीलता से कुर्सी से खड़े हो हाथ जोड़ देती। विवेक कभी कभी अभी को अपने कमरे में बुला लेते। एक दिन मौका पाकर वे बोले, तुम यहाँ अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? अब तो आदत हो गई है, शुरू में अजीब सा लगता था। वक्त सब कुछ सिखा देता है। मैंने भी वक्त के साथ समझौता कर लिया है। अपनी ओर से तुम कुछ कहना चाहोगी? विवेक ने पूछा तो अभी अचकचा गई। आपका परिवार यहीं रहता होगा? मेरी पत्नी निकिता इसी ऑफिस की रिंग रोड ब्रांच में जॉब करती है। मेरे 2 बच्चे हैं जो शहर के नामी स्कूल में पढ़ते हैं। कभी मौका लगे तो मैडम मैं ज़रूर मिला दीजिएगा। इससे आगे अभी ने कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और चुपचाप आकर काम में व्यस्त हो गई। रजा ने उसके छेड़ने के लिए पूछा, यार तुम्हें बॉस अक्सर अपने केबिन में बुला लेते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे अनावश्यक बुलाए। तुम कितनी बेवकूफ़ हो। लोग तो ऐसे संबंधों के लिए तरसते हैं और तुम इसे नकार रही हो। मुझे किसी से बेवजह मिलना-जुलना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना काम ज़्यादा पसंद है। अभी बोली और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। बॉस को जब भी मौका मिलता वह किसी न किसी बहाने से अभी को अपने केबिन में बुला लेते। थोड़ी देर ऑफिस की बात करने के बाद वे उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में झाँकने की कोशिश करने लगते। अब की उदासीनता को विवेक पचा नहीं पा रहे थे। वे चाहते अभी उससे खूब बातें करें। वर्षों पुरानी जो कसक उसके दिल में रह गई थी वो अब उसे पूरा करना चाहते थे। अभी उसके लिए कोई अवसर नहीं दे रही थी। एक दिन विवेक बोले, अभी तुम मुझे बहुत पहले से जानती हो। मुझे यहाँ आए काफ़ी अरसा हो गया। ऑफिस में तो औपचारिक बातें होती हैं। एक दिन मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे खुलकर पुरानी बातों को याद करना चाहता हूँ। उसकी बात पर अभी बोली, मैं भी आपको और निकिता को घर पर बुलाने की सोच रही थी। तुम तो जानती हो उसे कितना काम कर रहता है। शाम को बच्चों को भी समय देना होता है। हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारे हाथ की एक कप चाय पीने आना चाहता हूँ। बरसों से दिल में इसकी तमन्ना थी। जी सर, तो फिर शनिवार का दिन पक्का रहा। मैं शाम 8 बजे आपसे मिलने आऊँगा। इतना कहकर विवेक ने एक मुस्कान बिखेर कर बात खत्म कर दी। अभी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह विवेक से जितना दूर जाने की कोशिश करती, वह किसी न किसी बहाने उसके नज़दीक आने का प्रयास करती। आज तक उसे किसी सहकर्मी को अपने घर नहीं बुलाया था। उसे किसी पराये मर्द का घर पर आना ज़रा भी पसंद न था। आज बॉस के आग्रह को वह टाल न सकी। अंदर ही अंदर वह बहुत परेशान थी। शनिवार का दिन आ गया। शाम को ठीक 8 बजे घर की डोरबेल बजी। अभी ने दरवाज़ा खोला तो ताजे सुर्ख गुलाबों का लिए बुके खड़ा था विवेक। अभी ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। विवेक ने अभी को बुके थमाते हुए हल्की सी मुस्कान उस पर डाली और इत्मीनान से सोफे में बैठ गया। बहुत दिनों से दिल में तमन्ना थी कि तुमसे खुलकर बातें करूं। ऑफिस में तो ये बातें हो नहीं सकती। आपने ठीक कहा। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? जो तुम्हें पसंद हो वही ले लूँगा। प्यार भरी नज़र अभी पर डालते हुए विवेक बोले, मैं अभी लेकर आती हूँ। घर पर कोई मदद करने वाला नहीं है?
अकेली रहती हूँ, इसीलिए बेवजह किसी का घर पर आना मुझे पसंद नहीं है। एक आया काम करती है, वह भी अपना काम निपटा कर चली गई। अभी बोली तो विवेक ने राहत की सांस ली। वे बड़े सहज होकर चाय और अभी का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में पैरों की आहट सुनकर विवेक ने पलट कर देखा। सामने चाय की ट्रे लेकर निकिता आ रही थी। विवेक को तो जैसे सांप सूंघ गया। उन्हें लगा किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। निकिता, तुम यहाँ? हाँ अभी। अभी ने बहुत जोर दिया था कि आज शाम को मैं यहाँ आऊँ। मैं उसके आग्रह को टाल ना सकी। तुम अभी को कब से जानती हो? मैं पिछले कुछ दिनों से जानती हूँ। अभी ने बताया था बरसों पहले विशाला और तुम एक ही ऑफिस में काम करते थे और आज शाम यहाँ आने वाले हैं। मुझे पहले बता दी थी तो हम साथ ही आ जाते। अभी ने ऐसा करने से मना किया था। वह आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उसने आपसे अनुरोध किया था कि पत्नी के साथ लेकर आइएगा। आपने उसे मना कर दिया था। वो तीनों बैठकर बड़ी देर तक बातें करते रहे। अभी ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। सबने साथ बैठकर खाना खाया। देर रात गए वे लौट गए। दूसरे दिन ऑफिस आते ही विवेक ने सबसे पहले अभी को अपने केबिन में बुलाया। वह सिर झुकाए खड़ी थी। वह जानती थी आज उसे बॉस से बहुत खरी खोटी सुननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे बोले, सॉरी अभी, मुझे माफ़ कर दो। किस बात के लिए? गलती तो मैंने की थी। तुमने कल मुझे फिसलने से बचा लिया। यह बात सच है। शादी से पहले तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं तुम्हें छुप छुप कर देखा करता था। यहाँ आकर जब पता चला कि तुम इसी ऑफिस में काम करती हो तो मेरी वह दबी इच्छा फिर से सिर उठाने लगी। मैं तुम्हें एकांत में मिलकर बहुत कुछ कहना चाहता था। मेरा अनुमान सही निकला। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण किसी की गृहस्थी में बेवजह तनाव हो और मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊं। आज तक मेरे घर में कोई कभी मर्द नहीं आया। आप मेरे बॉस हैं, तभी मैं आपको आने से मना न कर सकी। आखिर मुझे यही रास्ता ठीक लगा। सच में तुम्हारी तरफ तुम्हारे विचार भी बहुत ऊंचे हैं। एक अनुरोध है, कहिए। आप इस बात का जिक्र किसी से ना कीजिए और इसे यहीं ख़त्म कर दीजिए। आपके मेरे बीच में एक ही रिश्ता होना चाहिए। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपके ऑफिस की एक साधारण कर्मचारी। इतना कहकर अभी कमरे से बाहर निकल गई। मन का बोझ उतर जाने से उसने राहत की सांस ली। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और डेली ऐसी ही कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।